आप जानते हो कि ये बात फलां बंदे को आमूमी तौर पे पता होती है, तो उसकी एक पावर आ जाती है, इख्तियार एक आ जाता है उसके पास। तो ये बच्चों हम इसको कहते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशनल पावर। ये 6 पावर्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, ठीक हो गई बात। अच्छा, तो अब देखिए यहां पर कुछ सवालात इस तरह के हैं आपके, जिसको मैं लेटर ऑन अभी एड्रेस करता हूं। बस मैं जरा इसके बाकी चीजों को देख लूं, मैं 1 मिनट में एड्रेस करता हूं। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ सवालात पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि इफ अ मैनेजर जस्टिफाइज एन इंस्ट्रक्शन टू अ सबऑर्डिनेट बाय सेइंग, एक मैनेजर एक इंस्ट्रक्शन देता है और उसको जस्टिफाई करता है ये कहते हुए, बिकॉज आई एम क्वालिफाइड अकाउंटेंट, बिकॉज आई एम क्वालिफाइड अकाउंटेंट। आप देखिए क्या कह रहे हैं, बॉस कह रहे हैं आई एम क्वालिफाइड अकाउंटेंट, द मैनेजर इज रिलाइंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ पावर। किस पावर पे रिलाय कर रहे हैं जी? शाबाश, आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। यस, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड द एक्सपर्ट पावर। बिल्कुल ठीक, कि मैं क्या हूं, एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूं, ये मेरा इल्म है, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, तो ये क्या है, आपकी एक्सपर्ट पावर है। अच्छा, तो ये हमारी एक्सपर्ट पावर है। अब देखिए दूसरी तरफ आप यूं कहते हैं, if a manager justifies an instruction to the subordinate by saying, because I am your superior, the manager is relying on which of the following basis of power। वो कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं। जी शाबाश, कमेंट्स में आप बता सकते हैं मुझे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिस इज लेस्टिमेट पावर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। तो ये क्या हमारी उसकी लेस्टिमेट पावर है, कि वो एक ओहदे का जिक्र कर रहा है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मेरे पास ये पोस्ट है। भाई आज ये पोस्ट अगर टॉप मैनेजमेंट आपको वहां से हटा दे तो ये पोस्ट चली गई ना आपसे। तो ये क्या, ये आपकी लेस्टिमेट पावर है, ये आपकी, ये परमानेंट नहीं होती, ये तब तक रहेगी जब तक वो ओहदा आपके पास है। अच्छा, अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं तो बात आती है, ए टीम which is a mix of HR expert and senior accountants is appointed to evaluate your job performance before increment in your salary for the next year। आपकी सैलरी का डिक्रीमेंट का अख्तियार नहीं है, इसका है इंक्रीमेंट का अख्तियार है उनके पास। और उससे पहले वो एवेल्युएट कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस को। तो आप ये बता दीजिए कि इनकी बेस ऑफ पावर जो है वो यहां पर क्या है? शाबाश, व्हाट इज द बेस ऑफ पावर? आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। लेट मी चेक योर कमेंट्स। यस, यू आर राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट, बिकॉज वो आपको आपकी इंक्रीमेंट लगवा सकते हैं, आपको इनाम दिलवा सकते हैं। तो ये क्या उनकी रिवार्ड पावर है। यहाँ ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि वो सैलरी डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपकी सैलरी अगर इवेल्युएट अच्छा कर दे तो बढ़ा देंगे, तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, उनकी रिवार्ड पावर है। तो यहाँ तक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू फॉर योर एंटिसिपेशन। तो हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ आने तक मैं जो समझता हूँ, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, ये आपके कोर्स कंटेंट है इस चैप्टर के। उसके साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को अंडरस्टैंड कर लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को अंडरस्टैंड कर लिया।
यहाँ पर इससे आगे जो बढ़ते हैं हम, तो हमें चाहिए कि इस वक्त हम बात करें अथॉरिटी पे। ब्यूरोक्रेसी को हम कवर करेंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स में जाएंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लासिकल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन स्कूल, उसी के अंदर मैक्स वेबर आ जाएगा अपनी ब्यूरोक्रेसी की डिटेल के साथ। यहाँ आज उसका जिक्र अगर आया तो वो अथॉरिटी के हवाले से आएगा। तो अब हम चलते हैं अथॉरिटी की तरफ। देखिए, अथॉरिटी क्या चीज है? अथॉरिटी को हम इख्तियार कहते हैं उर्दू में। ये क्या चीज है? ये एक राइट है किसी के पास कि वो कोई काम कर सकता है या करवा सकता है। किसी दूसरे को कह सकता है कि तुम ऐसा करो, और एक्सपेक्ट करता है कि वो ऐसा ही करेगा। तो हम कहते हैं अथॉरिटी इज अ राइट टू गेट द थिंग्स डन, टू आस्क समवन एल्स टू डू समथिंग। या तो वो काम खुद कर सकता है या किसी से कह सकता है कि ये काम करो, एंड एक्सपेक्ट टू बी डन कि ये ऐसे ही होगा। अथॉरिटी इज दस अनदर वर्ड वी यूज फॉर लेजिटिमेट पावर, यानी जो ओहदे की ताकत होती है, जो पावर ऑफ पोजीशन होती है, उसके लिए मुतबादिल वर्ड जो है आउट ऑफ मेनी अदर पावर्स, एक पावर जो हमने डिस्कस की थी लेजिटिमेट पावर, उसका दूसरा नाम जो है वो अथॉरिटी है। अब इसकी मिसाल क्या दी जा सकती है? मिसाल ये कि फर्ज कीजिए आप एक कार्डिक सर्जन है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी in Mayo Hospital or Services Hospital. Now, in case of any severe case in emergency, you have two options. As a head of department, you can operate by yourself. आप खुद उस ऑपरेशन को इमीडिएटली टेक ओवर कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि आप इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने किसी भी सब ऑर्डिनेट सीनियर सर्जन को देकर और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा ही करेगा जो आपने कहा है, और वो बेस्ट डिसीजन लेगा। तो ये बच्चों आप उसको यूं कर सकते हो कि मैं रिपीट करता हूं कि अथॉरिटी ये है कि आप एक काम या तो कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो, और तवक्को यही रखते हो कि वो वैसे ही करेगा, बैन ही करेगा जैसा आपने कहा है। और मैंने आगे चल के कहा कि अथॉरिटी जो पिछली आप पावर्स पढ़ के आए हैं, 6 पावर्स पढ़ गए हैं, उनमें से एक पावर जिसको लेजिटिमेट पावर कहते हैं, वो ही अथॉरिटी कहलाती है। अब देखिए, इसको अगर बहुत यूनिक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो जो स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक लिखती है, द राइट टू एक्सरसाइज पावर्स सच एज हायरिंग एंड फायरिंग, द राइट to exercise power such as hiring and firing or buying and selling on behalf of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आप किसी को हायर कर सकते हो, फायर कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। क्योंकि हमें तो अथॉरिटी को पढ़ना है अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट में। उसके हवाले से देखा जाए तो क्या है कि मैं किसी को हायर कर सकता हूँ, किसी को निकाल सकता हूँ। एज अ परचेज मैनेजर मैं कोई चीज खरीद सकता हूँ, एज अ सेल्स मैनेजर मैं कोई चीज बेच सकता हूँ। तो ये क्या है? ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। This is we called authority. The right that an individual has to require certain action of others, the right to do or act. ये आपका हक है कि आप ऐसा एक्ट करें और आप दूसरों से वो करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन मानी जाती है क्लासिक के एतबार से, या इसकी डेफिनेशन जो मानी जाती है बहुत पॉपुलराइज डेफिनेशन, वो हेनरी फ्योल की है। हेनरी फ्योल मैनेजमेंट का बड़ा टॉप क्लास राइटर है, आपके लिए शायद नया नाम हो। वो लिखता है द राइट टू गिव ऑर्डर, वो हक जिससे तुम किसी को हुक्म जारी कर सकते हो, एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, ऐसी पावर के हिलने नहीं दोगे, बांध के रख दोगे कि यही करना है, हर सूरत करना है। जैसे लाइनमैन खंबे को मट्टी में गड़ देता है, इधर उधर नहीं हिल सकता बेटे, तू इधर ही खड़ा रहेगा। तो इसी तरह आपके पास एक इख्तियार है कि आप उसे हुक्म देते हैं तुम ऐसा करो, और तुम्हें ऐसा करना होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि बाज़ वक़्त एमसीक्यूज में ऐसे क्लासिकल राइटर्स के बारे के या उनके वर्ड्स या कमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर किसी एमसीक्यूज में
मुतबादिल डेफिनेशन भी होगी तो वो ऑप्शन सही भी होगी तो नहीं मानी जाएगी। आपको वही ऑप्शन चूज करनी होगी जो उस एक्सपर्ट के हवाले से आपने पढ़ी होगी। जैसे देखिए, हाउ अथॉरिटी इज बीइंग डिफाइंड इन द वर्ड्स ऑफ हेनरी फ्योल, गेट द थिंग्स डन, ठीक बात कर रहे हैं। राइट टू परफॉर्म एन एक्ट, द राइट टू गिव ऑर्डर एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो आपको क्या करना होगा, यही चूज करना होगा, राइट टू गिव ऑर्डर एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। हक है कि ऑर्डर दो और एग्जैक्ट ओबीडियंस करना होगा। तो आपको वही ऑप्शन पिक करना होगा जो आपको वहां से चूज किया जाएगा। मुतबादिल ऑप्शंस को आप छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा जो है अथॉरिटी का मामला। ठीक होगी जी बात। थोड़ा सा देख लेते हैं आपके कुछ मैसेजेस एंड कमेंट्स। ये ज्यादातर जो है आप बच्चों ने उसी पे किए हुए हैं जो हमने भी किया था। अच्छा बच्चों, अब मैं आई होप के दैट यहाँ तक हमें जो क्लियर हो गया वो ये क्लियर हो गया कि हम अथॉरिटी किसको कहते हैं। लेकिन एक बात अक्सर स्टूडेंट के जहन में आ सकती है कि ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी हम अभी पढ़ के आए हैं कि इज अ राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। तुम्हारा हक है कि तुम किसी को ऑर्डर दो और उससे एग्जैक्ट ओबीडियंस कराओ। या इज अ पावर a right to give order and make decision and enforce obedience, कि तुम ऑर्डर दो, डिसीजन करो और उस पर अमल दरामद करने के लिए ओबीडियंस को इन्फोर्स करो, ताकत के तौर पे मनवाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन क्या है? अदा करने की चीज, देने की चीज। ए पर्सन हैज टू फिल अ टास्क, फुलफिल अ टास्क। एक बंदे को एक टास्क जो है वो फुलफिल करना है और उसको जो है जो गिवन असाइनमेंट है उसे मुकम्मल करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की जाती है, इख्तियार आपको मिलता है जिसको आप इस्तेमाल करते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे फील किया जाता है, उसे महसूस किया जाता है कि जिम्मेदारी क्या है। अच्छा, ये हर शख्स में नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं, घर में किसी की शादी है, बहन की शादी सपोज, वो बाहर क्रिकेट खेलने गए। इसका मतलब है लोग बाय हैबिचुअली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। तो जिम्मेदारी महसूस की जाती है और करवाई जाती है। अब जहां तक है कि अथॉरिटी तो हक था कि हम ऑर्डर देते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है कि जो कहा गया है वो करना है। तो दिस इज व्हाई वी कॉल द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी कहने की चीज है, हुक्म देने की चीज है, और जिम्मेदारी महसूस करने की चीज है कि हमें जो कहा गया है हमने पूरी अपनी सब्र इस्तकामत, मेहनत, इल्म और नॉलेज और एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, इस्तेमाल करते हुए ये काम करके देना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर प्लेस किया है, देखिए रेड जो है एक सीनियर है जो नीचे हुक्म जारी कर रहा है, ये अथॉरिटी रखता है। लेकिन यहाँ पे एक शख्स है जिसको हर बंदा पॉइंट कर रहा है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मजीद किया है कि देखिए अथॉरिटी का फ्लो ऊपर से आता है। सीनियर जूनियर को हुक्म जारी करता है, सीनियर जूनियर को हुक्म जारी करता है। फर्ज कीजिए आप एक असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स हैं, तो मैनेजर अकाउंट्स आपको एक ऑर्डर देता है, तो ये मैनेजर अकाउंट्स की क्या है? अथॉरिटी है। लिहाजा ये ऊपर से ऑर्डर आया है। जो मैनेजर अकाउंट है उसने असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स को एक ऑर्डर दिया, तो ये क्या उसकी अथॉरिटी है, उसका हक है कि वो आपको हुक्म दे। लेकिन आपको ऊपर वाले को जवाब देना है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड होती है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस में आपको ऊपर वाले को जवाब देना होता है। अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट ये होता है कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी हो कि तुम हुक्म दे सको और जान सको कि हुक्म कौन सा देने वाला है, इंस्ट्रक्शन कौन सी देने वाली है, यहाँ कौन सा काम कहने वाला है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि तुम्हारे पास इल्म, तजर्बा और पोटेंशियल इतना हो कि तुम उस काम को करके दिखाओ, कर सको। अथॉरिटी आम तौर पे डेलीगेट की जाती है, सीनियर जूनियर को देता है। कैसे? जो सीनियर अकाउंटेंट की मैंने मिसाल दी, उसको किसने दी थी अथॉरिटी? डायरेक्टर फाइनेंस ने दी होगी।
अच्छा, और जो जिम्मेदारी है वो फील की जाती है, अज्यूम किया जाता है कि जनाब ये काम जो मुझे दिया गया है ये मैं बहरहाल मुझे करना है। अथॉरिटी आम तौर पे फॉर्मल पोजीशन की वजह से होती है, जैसे आपका जो अकाउंट्स मैनेजर है जब तक उस पोजीशन पे हुक्म देता रहेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, उसकी अथॉरिटी है। और अगर वो इस पोजीशन से हट गया, दूसरी पोजीशन पे चला गया, तो ये अथॉरिटी तो उससे चली गई। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीनियर और जूनियर के रिलेशनशिप का रिटर्न है, कि सीनियर कितने आला तरीके से उसे समझाता है और जूनियर कितने अच्छे तरीके से उसे रिस्पॉन्ड करता है, जिम्मेदारी को महसूस करते हुए डिलीवर करता है काम को। तो ये इस तरह से काम चलता है। मुख्तसरन ये कि अथॉरिटी ऊपर से फ्लो करती है, अथॉरिटी में आपको हुक्म दिया जाता है, अथॉरिटी फॉर्मल पोजीशन की वजह से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाला ऊपर वाले के सामने जवाबदेह होता है, और वो अपनी सलाहियत, तजर्बा, एक्सपीरियंस और एहसास जिम्मेदारी जिसके तहत वो उस असाइनमेंट को मुकम्मल करता है, इसे हम कहेंगे क्या है, ये उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इन दोनों में फर्क है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है जो आपने हमेशा याद रखनी है। ये अहम बात जो है वो ये है कि भाई जितना ऊपर की तरफ जाओगे, जितनी अथॉरिटी तुम्हारी बढ़ेगी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, बात को जहन में रखिए, एक दफा फिर जहन को फ्रेश कीजिए और मेरी बात को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जनाब जितनी सीनियर पोजीशन पे जाएंगे अथॉरिटी बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। मिसाल, एक एमपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, या चले एमएनए, ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, किसके सामने जवाब देगी? स्पीकर असेंबली के सामने। कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के सामने। कैबिनेट किसके सामने जवाब दे? ऊपर जाते जाइए, प्राइम मिनिस्टर के सामने। यानी ऊपर गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ना, आंसरेबल हो गए प्राइम मिनिस्टर को। और जनाब प्राइम मिनिस्टर किसको आंसरेबल है? पब्लिक ऑफ द कंट्री, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द नेशन। जितना ऊपर जाओगे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए। आप असिस्टेंट मैनेजर है, रिस्पॉन्स किसको करेंगे? मैनेजर को। मैनेजर हो गए तो डायरेक्टर को। ठीक है जी, ऊपर गए ना, जितना ऊपर गए जिम्मेदारी बढ़ गई ना, अब आंसर डायरेक्टर को देना है। डायरेक्टर किसको जवाब देगा? सीईओ को। सीईओ किसके सामने जवाब दे? टू द होल शेयर होल्डर्स, सारे के सारे शेयर होल्डर के सामने जवाब दे। इसका मतलब है भाई, अथॉरिटी बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। जो बंदा अथॉरिटी बढ़ने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करेगा, नाकाम हो जाए, कामयाब नहीं हो सकता। जितनी बड़ी अथॉरिटी बढ़ेगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी। इस हवाले से मैनेजमेंट की अक्सर बुक्स के अंदर एक बड़ी अहम बात लिखी होती है। वो क्या है? वो एक प्रैक्टिसिंग अमल है, प्रैक्टिकल अमल है, जो हमें आता हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वो क्या है प्रैक्टिकल अमल? प्रैक्टिकल की बात होने लगी है, आपको अमली तौर पे मैनेजर बनाना है या किसी सीनियर पोजीशन के लिए तैयार करने जाया जा रहा है। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी दे दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अथॉरिटी ना दी जाए। अब देखिए, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मिलती है, आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर, अथॉरिटी मिले रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले, ये इसकी को मिसाल हो जाए। मिसाल देने लगा हूं, गौर से सुननी, एग्जाम्पल देने लगा हूं। अथॉरिटी मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। लेट्स से मैं आपको एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट कर रहा हूं, फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट कर रहा हूं, आपको गाड़ी भी दे रहा हूं, जीप भी दे रहा हूं, एक इंतहाई वेल फ्लोरिश्ड फॉरेस्ट में अपॉइंट कर रहा हूं, घर भी दे रहा हूं, 25 से 50 मुलाजमीन की फौज भी दे रहा हूं, ऑर्डर कोई नहीं दिया। आप उस फॉरेस्ट के में स्याही सफेदी के इख्तियारात रखते हैं, आपकी अथॉरिटी है, लेकिन मैंने काम ही नहीं बताया।
और आप वहां बैठे सोच रहे हैं यार मेरा काम क्या है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इसका मतलब है आपने रिसोर्सेज तो हाथ में दे दिए, अथॉरिटी तो आ गई, लेकिन किसी जिम्मे काम ना लगाया, तो बंदा को चूंकि आपने प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो जीप पकड़ेगा, दोस्तों को पकड़ेगा, सैर करता फिरेगा, उसका ख्याल यही होगा बस जंगल में जाना है, फल तोड़ने, लकड़ी काटो बेचो, तो ये इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अथॉरिटी उसी दिन मिल जाती है जब आपको पोस्ट मिलती है, पोजीशन मिलती है। यानी जब मैंने आपको फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट किया, जीप की चाबी आपके हाथ में दी, आपके स्टाफ से आपको इंट्रोड्यूस किया, अथॉरिटी आपको मैंने दे दी, लेकिन कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया कि आपने जाते ही करना क्या है। तो जितनी देर साल एक हो गया या 6 महीने हो गए, ये चीज आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएगी, इससे रवैया खराब हो जाएगा। इसलिए अक्सर औकात विद एक्सक्यूज हमारे ऐसे पेरेंट्स जो बड़े वेल रिसोर्स्ड होते हैं, वो अक्सर औकात बच्चों को रिसोर्सेस तो देते हैं लेकिन आगे कोई जिम्मेदारी नहीं लगाते, तो इससे वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, अथॉरिटी कोई ना दूं, तो आप जो है एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन में फंस जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको एक मिसाल देते हैं। मिसाल क्या है, यहाँ पे मिसाल आपको ये देते हैं कि फर्ज कीजिए मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट के बाहर ड्यूटी लगा देता हूँ, लो जी जो बच्चा लेट आएगा ना उसको आपने रोकना है, मना करना है, लेकिन आपको कोई इख्तियार नहीं मैं दे रहा, अथॉरिटी नहीं दे रहा कि आप उसको लेटर दे सकते हो, वार्निंग दे सकते हो। क्या होगा, एक दिन आप रोकेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, यार लेट ना आया करो, अच्छा सर कल से लेट नहीं आएंगे। दूसरे दिन रोकोगे, अच्छा लेट ना आया करो, वो कहेंगे अच्छा सर आइंदा से नहीं आएंगे। तीसरे दिन वो कहेंगे भाई तुम्हें क्या तकलीफ। चौथे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। मुझे चाहिए था जब मैंने आपको टाइम डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया है, तो साथ ही आपको इख्तियार देता कि आप अगर स्टूडेंट को 1 से 2 दफा लेट होता देखें तो एक वार्निंग जारी कर दें, और अगर वो फिर लेट आए तो उसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दें, इंस्टीट्यूट से निकाल दें। लो जी फायदा क्या होगा, आप 2 से 3 लोगों को सिर्फ निकालेंगे और बाकी सारे खुद ही सीधे हो जाएंगे कि भाई अगर सीधे ना होंगे तो इधर गर्दन कट जाएंगे। तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो साथ अख्तियार भी दो। तो अब ये दोनों चीजें, वसाइल दे दिए, पोस्ट दे दी, अथॉरिटी दे दी, कोई काम नहीं दिया तो इसका मतलब है आप अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका जिम्मे नहीं लगा रहे, कोई रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और अगर काम दे दिया कि रोको लोगों को लेट ना आने दो, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, ना निकाल सकते हो, ना लेटर ऑफ वार्निंग दे सकते हो, ना उन्हें तुम रेस्टिकेट कर सकते हो, तो थोड़े दिनों बाद आपकी सिचुएशन जो है वो इंतहाई मुतजलजल हो जाएगी, डिलीवर कुछ नहीं आप करेंगे। सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है, मैं आपको पोस्ट भी दूं, पोजीशन भी दूं, और उस पोजीशन के साथ साथ मैं आपको जनाब जिम्मेदारी भी दूं। यानी मैंने आपको फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया है, आपको पोजीशन दी है, जीप दी है, स्टाफ दिया है, साथ ही कह दूं कि भाई जाते ही एक अकाउंटिंग रिपोर्ट बनानी है, कितने रिसोर्सेज हैं जंगल में, कितने दरख्त हैं, लकड़ी की वैल्यू और वर्थ काउंट करनी है, ये मुझे रिपोर्ट करनी है, और इतने वेंडर से कोटेशन मंगवाने हैं, ये करना वो करना। मैं इतने को काम आपके जिम्मे लगा दूं कि आप जब चाहें तो आपके पास 8-10 घंटे वो काम में आप लगे रहें, तो दोनों चीजें काम करेंगी, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलकर काम करेंगी। ये है बात जो बढ़िया। अब यहाँ पे आप जरा इसके ऊपर सोचिए, मैं जरा एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, तैयार हैं सवाल के लिए आप? जी, सवाल ये है, आबिद इज वर्किंग एज सीनियर अकाउंटेंट बट फेसिंग अ सिचुएशन arise due to organization is doing something new। वो सीनियर अकाउंटेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नया काम करने जा रही है, शायद कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है या नया प्रोसेस बनाने जा रही है, और इन अ डिफरेंट वे its existing rule and procedure may be out of date, are unable to cope with the new development, और उसके रूल्स और प्रोसीजर कूप अप नहीं कर रहे नए प्रोसीजर और सिस्टम के साथ,
he is feeling about his post, वो अपनी पोस्ट के मुतालिक सोच रहा है. It is responsibility without authority. It is authority without responsibility. His junior are inefficient. His co-workers are very cooperative. देखिए सी एंड डी का तो इसके साथ सिरे से लिंक ही नहीं है. अक्सर औकात एमसीक्यूज बनाने वाले देखते हैं कि हमारे पास एक सही ऑप्शन है तो दूसरे ऑप्शन लेने हैं, तो अक्सर औकात कुछ ऐसे सवाल डालते हैं जिससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पहले चेक हो जाए ना कि आपको थोड़ा बहुत भी आता कि नहीं आता. तो यहां से दो ऑप्शन तो कट गए, सी और डी का कोई ताल्लुक नहीं केस के साथ, सिर्फ दो का ही ताल्लुक है. या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी है या ये अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोज कर लिया जाए कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां पर अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये तो बात मानने वाली नहीं है. अगर ऐसी सूरत हाल होती तो ये फीलिंग उसके अंदर आती कहां से. काम तो बहुत है और काम नजर भी आ रहा है, क्या नए तरीके से काम हो रहा है. जो प्रॉब्लम यहाँ नजर आ रही है, जो प्रॉब्लम यहाँ महसूस की जा रही है, वो ये है कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है, अथॉरिटी नहीं दी गई. क्यों? क्योंकि वो एक सिचुएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में है, वो एक सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम में है, और वो प्रॉब्लम एक बंदा तभी महसूस करता है जब काम लिखा हो लेकिन वो हो ना रहा हो. इसका मतलब यह है कि सीनियर अकाउंटेंट होते हुए भी काम की जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई और अब वो काम रूल्स एंड रेगुलेशन से मैच नहीं हो रहे. तो इसका मतलब है उसके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है. दूसरी चीज, इफ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन विदाउट अथॉरिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी दे दी जाए तो फिर क्या होगा. इट इज रिजल्ट फॉर एन इट्स रिजल्ट फॉर एन ऑफिशियल. ये ऑफिशियल के लिए नतीजा लाएगी. क्या नतीजा लाएगी? जिम्मेदारी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी. स्ट्रेस विच मे लीड्स टू डिप्रेशन, embarrassing situation, fail to complete task, all of above. तो आप क्या चूज करेंगे बच्चों? मैं आपके कमेंट्स में शाबाश. वेल डन, वेल डन, वेल डन. ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव. बिल्कुल ठीक हो गया जी. ऑल ऑफ अबव इन अ व्हाट सेंस? देखिए जब जिम्मेदारी दी, अथॉरिटी नहीं दी, काम नहीं हो रहा तो मुझे तो स्ट्रेस होगा कि काम नहीं हो रहा. और अगर स्ट्रेस अपनी एक्सट्रीजियस सिचुएशन पे पहुंच जाए तो ये डिप्रेशन का बाइस बनेगा. और डिप्रेशन से भी आगे बढ़ जाए तो पता है क्या बन जाएगा? हाइपर टेंशन. अच्छा, काम ना हो सकेगा. अगर वो कोई पहले से पॉपुलर आदमी है तो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी उसके लिए. और दूसरा, काम नामुकम्मल रहेगा. ऑल ऑफ अबव आपने बिल्कुल ठीक चूज किया है. अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं. यहाँ पे मैं जरा आपके कमेंट्स को ऊपर से भी पढ़ लूं थोड़ा सा. उतनी देर जरा आप इस टॉपिक पे जरा नजर रखिए. ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इसके बारे में अक्सर आप मुझे कहते हैं, तो मैं आप बच्चों को ये सेंड कर रहा हूँ. और जिस वे से सेंड करनी है मैं इसकी कॉपी बना के सेंड कर देता हूँ फॉर एनी लेक्चर के बाद हमेशा. इसलिए इसकी फिक्र ना करें आप. दूसरी चीज, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ये मैं सेंड कर दूंगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी. मेरा मटेरियल आपके लिए है, आपके लिए ही बनाया गया है. मैंने इसे रख के क्या कर लेना, ठीक है नहीं बच्चों. तो इट इज फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए और ये आपको मिलेगा. ठीक हो गई बात. दूसरी चीज जो आपके जहन में है, कोई भी मामला, तो वो आप मेरे नोटिस में जैसे से लाएंगे. आप अक्सर बच्चे में से पूछते हैं विच बुक फ्रॉम यू यू आर टीचिंग. देखो बेटा, प्रोफेशनल स्टडीज एक ऐसी स्टडीज होती हैं जिसके अंदर अगर आप यूं कहो कि मैं जो है किसी एक बुक से पढ़ा सकूं, पॉसिबल नहीं होता. हम डिफरेंट बुक से पढ़ाते हैं. मैंने पहले भी कहा था अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हो तो मैंने कहा था मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स अच्छी बुक है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के लिए. लेकिन जहाँ तक कोर्स आउटलाइन का ताल्लुक है, उसके लिए मैं डिफरेंट बुक को कंसल्ट करके नोट्स बनाता जा रहा हूँ और स्लाइड्स बनाता जा रहा हूँ. वो स्लाइड पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ आ रही हैं. उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं. तो आई होप दिस इज द बेस्ट वन जो मेरे नज़दीक है, जितनी का मैं कोशिश कर रहा हूँ. बाकी आप अपने नॉलेज के लिए वो बुक रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए. स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक अच्छी है, ठीक है. तो आई कैप का अपना मटेरियल अच्छा है, लेकिन जब तक हमारे लॉकडाउन नहीं खुलते आप तब तक प्लीज़ इसी पे रिलाई कीजिए. जब
बुक्स शॉप खुलेंगी तो फिर आप उससे परचेज कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, अब एक बात जो है, हाँ स्टूडेंट एक कह रहा है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी बेटा, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि तुम्हें जब पोजीशन दे दी जाती तो अथॉरिटी तो मिल गई। जिस दिन तुम्हें ऑफिस में अपॉइंट किया था क्या किया था? अथॉरिटी मिल गई थी। अब काम नहीं दिया तो इसका मतलब जिम्मेदारी भी तुम्हारे जिम्मे कोई नहीं लगाई। तो वो क्वेश्चन समझ आने के बाद आपको हाँ बेटे, पीडीएफ फॉर्म में मैं फाइल सेंड करता हूँ, तो पीडीएफ फॉर्म में ही करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब जरा तैयार हो जाइए। अब अगला काम क्या है आज का? अगला काम ये है कि जनाब मैक्स वेबर एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेसी के राइटर हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। अभी हम ब्यूरोक्रेसी पे बात आगे जाके करेंगे। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी आप लफ्जी तौर पे जानते होंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, यानी वो हर जगह जहाँ प्रोसीजर बड़े बना दिए जाए, वो काम जिसमें प्रोसीजर बना दिए जाए बहुत ज्यादा, तो जिस काम में प्रोसीजर ज्यादा बना दिए जाए उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी है। ठीक हो क्या बच्चों? अच्छा, तो जिस काम में प्रोसीजर ज्यादा होंगे हम उसे क्या कहेंगे? ये ब्यूरोक्रेसी है। तो ब्यूरोक्रेसी के राइटर हैं मैक्स वेबर, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि अथॉरिटी की 3 टाइप्स है। ठीक है, अथॉरिटी की 3 टाइप्स है। ये खासा पॉपुलर आर्टिकल था उनका, इसलिए अक्सर मैनेजमेंट्स ने इसको टॉपिक बनाया है। वो कहते हैं अथॉरिटी की पहली किस्म जो है वो एक इस तरह की सिचुएशन है जिसमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी मिलती है इंसान को। ट्रेडिशनल अथॉरिटी इस तरह मिलती है जो रवायती तौर पे इंसान किसी ऐसी फैमिली में पैदा हो जाता है, किसी ऐसे कुंबे में पैदा हो जाता है जिसका हेड जो है वो सरदार होता है। हम इसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कस्टम, जेंडर या बर्थ आपको ये अथॉरिटी मिलती है कि आप किसी ट्राइबल एरिया में पैदा हुए हैं, उस ट्राइबल में आपके फादर ट्राइबल चीफ हैं, पहले आपके दादा थे। तो ये जो रॉयल फैमिली होती है जिनमें चीफ टेंस होते हैं, तो आप एज अ हेड ऑफ हाउस होल्ड बनेंगे जब, तो यू गॉट अ लीडरशिप पावर। तो आपको हर सूरत अपने वालिद की जगह पे आना है, हर सूरत अपने वालिद की जगह पे आना है। इसे हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। वो क्या कि सरदार के बाद सरदार का बेटा क्या होगा? सरदार का बेटा क्या होगा? शाबाश, खुद लीडर बनेगा। सरदार का बेटा लीडर बन जाएगा। तो ये आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। आप कहेंगे सर इसी को अमली एग्जांपल दे दीजिए। चलें दे देते हैं, अभी मेरे ज़हन में आ गई। अच्छा, आपने यूनाइटेड किंगडम का नाम तो सुना होगा ना बेटा? यूनाइटेड किंगडम में वो जो क्वीन है, क्वीन क्वीन एलिजाबेथ, फिर उसका बेटा चार्ल्स है जो फ्यूचर में किंग बनेगा बर्तानिया का। क्यों बनेगा जी? शाबाश, चूंकि वो उसका बेटा है। तो इनकी भी एक तरतीब है। इसी तरह हम आप हमारे सऊदी अरेबिया में देखिए, इनकी भी एक तरतीब है जिस तरतीब से शहजादा जो है बाद में हुकूमत का सरबराह बनता है। तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी, होप कि आपको समझ आई होगी। दूसरी चीज जो है, दूसरी अथॉरिटी जो है ये रैशनल लीगल अथॉरिटी। आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ के आप एमएनए बन गए, ये आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ अथॉरिटी आप सुपीरियर हो गए। आपने सीएसएस का एग्जाम दिया, आप कमिश्नर अपॉइंट हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हो गए, ये क्या आपकी रैशनल लीगल अथॉरिटी। तो 2 अथॉरिटीज हैं। एक वो है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पैदा हो गए हैं जहां आप शहजादे हैं और बाद में बादशाह बन जाएंगे या अपने ट्राइबल एरिया के सरबराह बन जाएंगे, तो ये बच्चों आपकी जो है ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी। लेकिन जो रैशनल लीगल अथॉरिटी है वो किस वजह से है? आपके कानून या ज़ाब्तों की वजह से या लीगल रूल्स की वजह से, कि आप जो हैं आपने क्वालिफाई किया, आप बैरिस्टर बन गए, आपने क्वालिफाई किया कमिश्नर बन गए, या आपने इलेक्शन जीता क्वालिफाई किया एमएनए एमपीए बन गए, तो ये आपकी लीगल अथॉरिटी। तो 2 तरीके हो गए, एक रवायती तरीका और एक क्या है? कानूनी और ज़ाब्ती तरीका। तीसरा तरीका जो है वो है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। देखिए, क्रिस्मेटिक लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुछ खास सिफात दी होती। बड़ा अच्छा बोल सकते हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, कद काठ बड़ा अच्छा है, लोगों के सामने अपीयरेंस बड़ा अच्छा है,
बल्कि ऐसे लोग जब लोगों में खड़े होके बात करते हैं तो मुआवजना तो दूर की बात है, आंखों की बंदिश कर देते हैं। और भैया किसी और को देखोगे तो कंपेयर करोगे ना, वो बात ही इतनी ऊंची करेंगे कि आपकी नजरें ही उन पे फिक्स हो जाएंगी। उसकी वजह, उनके पास अल्लाह ताला ने जजमेंटल एबिलिटीज, क्वालिटीज दी हुई हैं और बाय बर्थ दी हुई हैं, जैसे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मैं ज्यादा तो तारीख मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने एक दो पिक्चर्स देखी जिसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, और नेहरू नीचे बैठा हुआ। तो मैं ये देखता हूं कि कायद आजम की जो पर्सनैलिटी है, इन फ्रंट ऑफ देम, माउंटबेटन हो गया या नेहरू हो गया या गांधी हो गए, उनके सामने कायद आजम इज लुक लाइक अ किंग, लुक लाइक अ प्रिंस। जब वो बोलते थे इनमें से कोई बोलता नहीं था। जब वो बात करते थे, थोड़ी बात करते थे, लेकिन उनकी बात में वो सिफ्त होती थी। तो ये है एक सोशल लीडिंग क्रिस्मेटिक पावर जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। ऐसे लोग दब के रह ही नहीं सकते। ऐसे लोग जहां भी आएंगे अपना पेरेंट्स दूसरों के सामने दी बेस्ट शेप में लेके आएंगे। तो अब बच्चों, मैं अगर तीनों को सामने रखूं तो एक रवायती अथॉरिटी है, आप बादशाह के बेटे थे, बादशाह बन गए, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। ठीक है जी। आप कुंबे में बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, अल्लाह ना करे वालिद बाहर जाना पड़ जाता है, मुल्क से बाहर जाना पड़ जाता है, घर की सरबराही आपके जिम्मे लग जाएगी। इसी तरह रैशनल लीगल अथॉरिटी, आपने क्वालिफाई कर लिया, कोई इलेक्शन लड़ लिया, प्रोमिनेंट हो गए दूसरों से सीनियोरिटी पे आ गए, ये आपकी रैशनल लीगल अथॉरिटी है। और अगर अल्लाह ताला ने आपको कर्टियस बनाया है, एक्सट्रोवर्ट बनाया है, पावरफुल स्पीकर बनाया है, अच्छा अपीयरेंस दिया है, अच्छी फिजिकल जजमेंट दी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत दी है, तो आपके पास क्रिस्मेटिक लीडर बनेंगे आप अपनी किरदार, अफकार, सोच, अमल से लीडर बन जाएंगे। इसको हम क्रिस्मेटिक अथॉरिटी कहते हैं। अब यहाँ पर आके हम ये कहते हैं कि these are three very important features of authority which is explained by Max Weber. We should be thanked to him कि किस कदर अच्छे तरीके से उसने इसको एक्सप्लेन किया और हमें समझाया कि अथॉरिटी इन इन वजूहात की बिना पे होती है। अब यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी सी बात आज करनी चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और भी कुछ बातें थी, लेकिन जाहिरी बात है, मैं जब आप लोगों को परसीव करता हूँ या आपको देखता हूँ, तो मैं आपको देखता हूँ। यस, एक स्टूडेंट कहता है क्या इंसान के पास इन तीनों क्वालिटीज का इकट्ठे हो सकती हैं? सवाल आपका अच्छा है। मेरे ख्याल में ऐसा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में कभी एक दो बार ही हो सकेगा कि किसी एक सदी में कोई एक ऐसा इंसान जिसको ये तीनों अथॉरिटी मिल जाए, हो सकता है। अच्छा बच्चों, और वो फिर तारीख में पॉपुलर भी होता है, जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी हो गए, मोहम्मद बिन कासिम हो गए, तो वो फिर इस तरह के लोग होते हैं। तो बच्चों, मैं आपकी बात, अच्छा मैं अब यहाँ पे जब बात करता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ अपने बच्चों की तरह, मैं आपको देखता हूँ अपने छोटे भाइयों और बहनों की तरह। तो जब मैं इस नज़र से देखता हूँ तो मेरा काम है जहाँ मैं आपकी गलती देखूँ उसकी इस्लाह करूँ। तो आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। मैं थोड़ा सा ईज होते हुए आपसे ये बात कर रहा हूँ। आप जरा सुनिए मेरी बात को गौर से। देखिए, लेक्चर को सुनने का भी एक तरीका है, लेक्चर को समझने का भी एक तरीका है। देखिए, उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो गुड लिसनर बने, एक अच्छे सुनने वाले। स्पेशली ऑनलाइन लेक्चर में इसकी बड़ी अशद जरूरत है, जिसका आप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे कुछ बच्चे जो आप में से तकरीबन मेरे ख्याल में अगर आज 300 स्टूडेंट ऑनलाइन है, तो इसमें से ये 4 या 5 बच्चे हैं, लेकिन मुझे उनका फ्यूचर भी बड़ा अजीज है। जरा देखिए हुआ क्या, जो हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद जस्टिफाई कीजिए। मैंने शुरू किया मैनेजमेंट, कल का दिन था, मैनेजमेंट शुरू किया। मैं अभी मीनिंग बता रहा हूँ, पहली स्लाइड है मेरी, मैं मीनिंग बता रहा हूँ, अभी मैं मैनेजमेंट पे बात करने वाला हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे सेशन
तो वो अटेंड करने के बाद आप जानते हैं मैं जब तक बात की खाल ना निकाल लूं मुझे खुद सुकून नहीं आता। और अगर मुझे लगे कि आज मैं रिदम में नहीं, ये बात सही नहीं खुली, मैं दोबारा जाता हूँ उसमें। लेकिन मैंने मैनेजमेंट के मीनिंग बताने शुरू किया, मुझे सवाल आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखें बात ये होती है कि एक बंदा पिच पे आके खड़ा हुआ है और आते ही आप जो हैं अभी मैच शुरू ना हो और पहले ही कमेंटिंग शुरू कर दें, तो ये कोई असूल नहीं बनता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप उठ पटांग सवाल करेंगे, अगर रेलेवेंट सवाल करेंगे तो मैं अभी पढ़ के भी जवाब दिया आपको, नुकसान आपको होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो भाई। हो सकता है किसी ने आपको मैनेजमेंट पढ़ाती ऑर्गेनाइजेशन का मुआजना बता दिया हो या किसी किताब में लिखा हो, लेकिन ये क्या लाजिम है कि मैं भी वैसे ही चलूं? एक बात। दूसरी बात जो है कल की ही बात है, मैंने रिवार्ड पावर को कंप्लीट किया है और जो है मैंने कवर्सिव पावर शुरू की है अभी। नीचे सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवार्ड पावर एंड कवर्सिव पावर। देखिए आप जीनियस होंगे, ये जो 2 3 4 बच्चे हैं जीनियस होंगे, बल्कि इंडो जीनियस होंगे, मान लिया, लेकिन मेरे भैया वॉन्डरिंग ऑफ थॉट से कोई बात समझ नहीं आती। हम हाँ अपने बाल उलझा के, और ये साहब की मैंने तस्वीर लगाई है आपके सामने ताकि आपको समझ आए आप क्या कर रहे हैं। अभी हम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, हमारा पहला लेक्चर चल रहा है और जनाब जो है एक्सपर्ट की तरह मुआवजने शुरू कर चुके हैं। और भाई जब मुआवजना करना मैं खुद कराऊंगा तो, और वो जनाब यूं सोच रहे हैं ये क्या होता है, इसका जरा फर्क तो बताया कर। और भाई पहले दोनों की डेफिनेशन तो समझा लूं, जब दोनों की डेफिनेशन ज़हन में बैठ जाएगी तो फर्क तो खुद पता चल जाएगा जब मैं एमसीक्यू सामने रखूंगा, मुआवजने होने शुरू हो जाएंगे। तो my dear, my brother, my sisters, please take care when you are in front of the computer, in front of your device and listening the lecture. Please focus on the topic. Please focus on the topic. Please focus on the topic which I put in front of you. जो मैंने आपके सामने रखा है। कोई चीज रह जाएगी रहने दे, लेकिन ये जो समझ आ रहा है ये तो आए। तो नेट कैश छोड़ के क्रेडिट के पीछे भाग रहे हैं। वो भाई जो नेट कैश है पहले उससे तो पकड़ो, जो समझा रहा हूँ उसे कैच करो। लिहाजा प्लीज पहले उसे करें, जो रेलेवेंट सवाल जरूर करें। मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे ना तो बच्चों को उस वक्त जो है सवाल की सेंस हो ना कुछ और हो। मैं आपके अमल को दुरुस्त करना चाह रहा हूँ, तो आई डोंट वांट दैट कि ऐसी कोई सूरत हाल हो। लेकिन आई होप कि आपको बात समझ आई होगी कि बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड स्टूडेंट। when you are in the class you should look like a glass of depth which can contain water। एक ऐसा गिलास जिसमें डेप्थ हो, गहराई हो और वो पानी ले सके। और वो हमेशा वो होता है कि जब मैं क्लास पढ़ने जाता हूँ, आज भी अपनी कोई, तो मैं ये सोच के जाता हूँ मुझे आता ही कुछ नहीं है, मैंने जीरो से स्टार्ट करना है। आपने भी जब पढ़ना है आपने ऐसे ही सोचना है कि मुझे अभी सीखना है, नए सिरे से सीखना। तो आई होप कि आपने इस बात को समझा होगा कि जो टॉपिक है उस पर हम फोकस करेंगे। उस वक्त हम वॉन्डरिंग ऑफ थॉट नहीं करेंगे, जब वो टॉपिक समझ आ जाएगा, एक दफा हम उस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल समझ जाएंगे, फिर हम उसके हर एस्पेक्ट पे जाएंगे और हर एस्पेक्ट को सोचेंगे और खोल के उसको एलेबोरेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में उसी पे फोकस करेंगे एक बार। तो आई होप कि आपने मेरी बात को समझा, पर्टिकुलरली वो जो 3 4 स्टूडेंट हैं जिनको समझाना और जिनकी कामयाबी को इंश्योर करना जरूरी है। चूंकि यहाँ बात जरूरी क्या थी, बात यह है कि एक वॉल पे लिखा था द एटीट्यूड इज अ स्मॉलर थिंग बट मेक अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड बहुत स्मॉल चीज है, लेकिन रवैये में जो बेहतरी आती है, सोच आती है, उससे आपके अमल में बहुत बेहतरी आ जाती है और उससे आपकी कामयाबी इंश्योर होती है। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट मेक अ बिग डिफरेंस। तो आई होप कि आपने मेरी बात को समझा होगा, माइंड नहीं किया होगा, या कर लीजिएगा जैसे आपकी मर्जी। लेकिन ये है कि बात को समझिएगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये समझ आना चाहिए कि जो टीचर साहब कह रहे हैं वो हमें किस वक्त जो है वो क्या बात वो कहना चाह रहे हैं और हमें इस वक्त किस बात पे फोकस करना है। अब मैं आपके साथ जो अगली बात करने जा रहा हूँ वो ये है
कि भाई मैं अगर मुझे संडे को टाइम मिल गया या मंडे को मिल गया तो 2 या 3 क्लिप्स रिकॉर्ड करके भेजूंगा। मैं यहाँ ज्यादा बातें नहीं कर सकता कि आपको ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़नी चाहिए, बट आई विल गिव यू 7 to 10 minutes, 2 clips I will send you, and I will send you the same source जहाँ से मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ। वो आपने सुननी है, वो आपकी ट्रेनिंग है कि क्लास कैसे लेनी है, ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ते हैं। तो ये मैं क्लिप रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा, आपने पूरी ईमानदारी से सुनने हैं। और आइंदा से वो रवैया सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, अकाउंटिंग की क्लास में, मैनेजमेंट अकाउंट्स की क्लास में, हर क्लास में फिर आपने आइंदा वही बिहेवियर रखना है जो मैं आपको समझाऊंगा। और फिर देखिएगा कि आपकी कामयाबी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दिस इज वेरी वेरी बेस्ट टू गो थ्रू कि क्लास पढ़ने का तरीका भी हम सीख लेते हैं। क्या हुआ अगर हमारी कहीं लैक रह जाए, कोई बात रह जाए, हमें वो भी सीख लेनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे जो बात बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हम जो है वो बात कर रहे हैं एक बच्चे के, वो 3 क्वालिटी। मैंने कहा कि ऐसा कोई एक आध इंसान हो सकता है, अगर हुआ तो बड़ा पॉपुलर होगा और तारीख में उसका नाम आएगा, ये बात मैं कर चुका हूँ पहले। अच्छा, अब मसला आ गया, सिर्फ मेरे पास 3-4 मिनट और हैं और मैं छोटी सी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप फ्रेश हैं, सुन रहे हैं मुझे? आई होप 2-3 लंबे लंबे सांस ले लीजिए, काम डाउन। यस, चलें शुरू करते हैं। शुरू ये करते हैं जनाब यहाँ से कि अथॉरिटी को हमने पढ़ लिया, लेकिन एक शख्स सारी की सारी अथॉरिटी अपने पास रख के बैठ जाए, काम चल जाएगा? नहीं। अथॉरिटी वो चीज है जो अपने पास सारी की सारी रखी नहीं जा सकती। ये वो चीज है जो बांटनी पड़ती है, डेलीगेट करनी पड़ती है। ये वो चीज है जो बांटनी पड़ती है या डेलीगेट करनी पड़ती है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि अथॉरिटी इज बीइंग ऑलवेज शेयर्ड। अथॉरिटी हमेशा क्या की जाती है? शाबाश, शेयर की जाती। और हम अथॉरिटी को हमेशा जो है वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं जूनियर्स के साथ। अगर ना करें तो क्या होगा जी? अगर हम अथॉरिटी को शेयर ना करें तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू अ सीरियस इशू। एक सीरियस इशू पैदा हो सकता है। अच्छा, वो क्या इशू पैदा हो सकता है? काम सारे अपने जिम्मे लगा लिए, काम भी नहीं हुए और काम डन भी नहीं हो सका हमारे से। इसलिए अथॉरिटी जूनियर को देनी चाहिए और आगे तकसीम करनी चाहिए, और उसे चाहिए वो आगे डेलीगेट करे। तो अथॉरिटी डेलीगेट करने का मतलब ये है कि अपने इख्तियारात में से कुछ इख्तियारात जूनियर्स को दिए जाए और फैसला साजी का इख्तियार उन्हें दिया जाए, उन्हें डिसीजन मेकिंग का इख्तियार दिया जाए कि वो डिसीजन कर सकें। तो हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस वेयर बाय अ सीनियर, अ सुपीरियर gives to a subordinate a part of his or her own authority to make decision। कि वो अपनी अथॉरिटी का एक कुछ हिस्सा अपने जूनियर को देता है कि आज के बाद ये काम जो है ये आप करेंगे, ये काम जो है वो आपके जिम्मे है। और ये जो आपके सामने अथॉरिटी डेलीगेट होती है, इसके 3 एलिमेंट हैं। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पढ़ चुके हैं, एक है अथॉरिटी जो हम पढ़ चुके हैं, एक है अकाउंटेबिलिटी, किसी के सामने जवाबदेह होना। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रखेंगे वो इंशाल्लाह इसी को रखेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी कमिंग क्लास के अंदर। होप आज के टॉपिक आपको समझ आए होंगे। आज के टॉपिक्स में जो टॉपिक्स हमने आज पर्टिकुलरली आज के लिए पढ़े उसमें अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फ़र्क है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का इकट्ठे होना क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ हमने मैक्स वेबर की 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के ऊपर बात की। तो यहाँ पे हम जो आपका आज का लेक्चर है इसे वाइंड अप करते हैं और मैं जो है आपको इंशाल्लाह ये स्लाइड्स जो है अभी थोड़ी देर में पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा और फॉरवर्ड कर दूंगा। इंशाल्लाह यू विल हैव इट वेरी सून। फिर आप इनको गो थ्रू कीजिए और इनको एज अ नोट्स इस्तेमाल कीजिए। तो होप यू अंडरस्टैंडेड इट। आपको समझ आई होगी आज के टॉपिक की। राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैरियत रखे, हमारे मुल्क में आप लोगों के लिए बेहतरी हो और हमारा मिन हैसुल कौम मिन हैसुल फर्द जो मुस्तकबिल है अल्लाह ताला उसको इंतहाई रोशन रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।